मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवांशी आशर और आखिरी 2 घंटे में क्या बाजार लोअर लेवल से कोई भी रिकवरी बता सकते हैं, क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ सकते हैं, स्पेसिफिकली क्या आज बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स लोअर लेवल से कोई रिकवरी के ट्रेंड बता रहे हैं, क्या करना चाहिए, इन सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या रह सकते हैं आज नतीजों का अनुमान, इन सब पर बातचीत करेंगे और जानेंगे हमारे गेस्ट से उनकी सटीक स्ट्रैटेजी भी। लेकिन उससे पहले नजर कर लेते हैं कि आज बड़ी बातें क्या है मार्केट में। सबसे पहले आप देखिए आज के दिन में हम देख रहे हैं बाजार में जिस तरह से कामकाज होता हुआ दिख रहा है, आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पर 14,760 के लेवल्स के आसपास 130 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज, और निफ्टी बैंक में आप देखिए 650 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। ज्यादातर मेटल स्टॉक्स हैं जहां से सहारा मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जहां से हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से आज प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शो में विस्तार से बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ये बताइए आज के दिन इंडेक्स पर क्या राय होगी? गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए कल का जो लेवल था 15,000 का, एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल हम लोग ने लास्ट टाइम भी हम लोग ने वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखा था और हम लोग ने आज के सेशन में गैप अप देखा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि हम लोग थोड़ा और गिर सकते हैं। बट एज सच अगर सुबह से हम लोग ट्रेडिंग देखें तो सुबह से एक लिमिटेड वे में ट्रेडिंग हो रही है। जो इंट्राडे के जो लोज थे वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए देवांशी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज टू डाउन साइड, एज इन थोड़ा बेरिश स्ट्रक्चर नो डाउट है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये कि लॉन्ग्स आपको थोड़े अवॉइड करके चलने चाहिए एज ऑफ नाउ। 14,700 काफी अच्छा बेस है। मुझे लग रहा है कि वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा निफ्टी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी उछल आता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के मौके ढूंढने चाहिए। एज ऑफ नाउ लॉन्ग से थोड़ा बचना चाहिए। कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर वैसे भी नहीं है, बट एज इन अगर किसी को ट्रेड लेना ही है पर्टिकुलरली इंट्राडे के यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि वो शॉर्ट साइड में रहेगा। आज लॉन्ग्स को हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करके चलेंगे। सेम स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक के अंदर भी देवांशी लग रहा है मुझे कि शॉर्ट के साइड में आपको ज्यादातर बने रहना चाहिए, पर्टिकुलरली इंट्राडे के लिहाज से। ट्रेड कैरी ओवर नहीं करेंगे। किसी को ट्रेड करना है तो शॉर्ट के लिहाज से आप ट्रेड करके सकते हैं, दोनों ही इंडेक्सेस निफ्टी और निफ्टी बैंक में। तो आप देखिए आज के दिन में जिस तरह से बाजार में कामकाज होता हुआ दिख रहा है 14,750 ये लेवल्स के आसपास कामकाज है, लेकिन थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा आज निफ्टी बैंक जैसे कि हम बातचीत करें। लेकिन रोहित, आज के दिन में जिस तरह से हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, एनबीएफसी थोड़ा सा बिल्डअप देख रहे हैं, थोड़ी सी खरीदारी लोअर लेवल से। लेकिन 2 कंपनीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर आपकी राय जानना चाहेंगे। नतीजों से पहले इंडसइंड बैंक एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ दिखा है, क्या करना चाहिए? इन लेवल से आपको लगता है कोई खरीदारी के संकेत बन रहे हैं? बिल्कुल देवांशी, देखिए स्ट्रक्चर इंडसइंड बैंक के अंदर खराब नहीं हुआ है अब तक। ऊपर की तरफ जो हर्डल है वो करीब 960 950 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है इंडसइंड बैंक के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 950 के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक के अंदर। तो बिल्कुल बने रहे। अगर किसी को लॉन्ग्स भी करना है रिजल्ट के पहले थोड़ा रिस्क लेके, तो लॉन्ग्स करने की भी सलाह है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 910 रुपए का, और मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे एक बार 950 और ऊपर उसके ऊपर अगर निकलता है 950 के ऊपर तो एक बार 1040 तक के भी मूव देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है इंडसइंड बैंक के अंदर। बिल्कुल कोई भी डिप आती है करंट लेवल्स पर भी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ओके, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं 950,000 तक के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पर आपको इंडसइंड बैंक बता सकता है। लेकिन देखना होगा कि नतीजे किस तरह से आते हैं। उम्मीद यही है कि अच्छे नतीजे इस बार इंडसइंड बैंक पोस्ट कर सकता है, लेकिन एसेट क्वालिटी पर नजर रहेगी। चलिए क्विकली, क्योंकि आज मे सीरीज का पहला दिन है, क्या ट्रिगर्स हैं ओवरऑल इस पर भी हम इस पर मानसी से हम जानेंगे। लेकिन इस बीच मेरिको के आंकड़े आ चुके हैं। आप देखिए जो मुनाफा है वो 220 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। अनुमान भी 225 करोड़ का ही था। तो जो नतीजे आते हुए दिखे, मुनाफा जो आता हुआ दिखा है वो इन लाइन आता हुआ दिखा है। मुनाफे का आंकड़ा फिलहाल हमारे पास है 219 करोड़ पे आया है। 225 करोड़ का जो अनुमान था इसके सामने 219 करोड़ का। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ इस बार काफी अहम रहेगी देखनी, क्योंकि जो कमेंट्री आती हुई दिखी थी चौथे तिमाही का जो आउटलुक था वो काफी पॉजिटिव था मेरिको का। इस बार उन्होंने अच्छी ग्रोथ भी देखी थी। ऑयल सेगमेंट में जो आय है वो 2012 करोड़ पर आती हुई दिखी। 1800 करोड़ का अनुमान था। तो कुल मिला के जो आय है वो अनुमान से थोड़ी सी बेहतर आती हुई दिखी है, लेकिन मुनाफा इन लाइन आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स इन दोनों पर फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल जो आय आई है वो अनुमान से बेहतर आती हुई दिखी है जैसे कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसी पर फोकस रहेगी इस बार। क्या कोई डबल डिजिट ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है कि नहीं,
इस पर हमारा फोकस बना हुआ है। साथ ही आप देखिए स्टॉक इस बार करीब 1.5% नीचे रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है स्टॉक में, एकदम स्टेबल है। तो देखते हैं कि मेरिको ओवरऑल जब वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े आते हैं उसके बाद किस तरह से रिएक्शन होता है। एक बार स्टॉक पर राय ले लेते हैं। रोहित, ये बताइए जिस तरह से कामकाज होता हुआ दिख रहा है 405 के लेवल्स के आसपास, क्या करना चाहिए? इस बीच जो मार्जिन आ रहे हैं वो 16% पे आ रहे हैं। अनुमान भी इसी के आसपास का था, तो 16% तक के मार्जिन इस बार आते हुए दिखे हैं। रोहित बताइए, मेरिको 405 एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ। और देवांशी देखिए इसमें 400 का काफी अच्छा बेस है। जब तक 400 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है एक पॉजिटिव वे में हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। बट अगर 400 के नीचे जाता है तो यहाँ पर क्लियरली शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मंदी करनी है तो 400 का लेवल ब्रेक होने देना चाहिए। 400 के नीचे आपको शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग्स एज ऑफ नाउ अवॉइड करके चलिए, 400 के नीचे शॉर्ट कीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर 400 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो एक बार 380 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं नीचे के साइड में। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, बट एक कंडीशनल शॉर्ट रहेगा जो 400 रुपए के नीचे रहेगा। 400 रुपए का अगर लेवल ब्रेक कर जाता तो एक बार 380 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है और उससे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 410 का रहेगा। तो सेल बिलो का स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करके चलना है एज ऑफ नाउ मारिको के अंदर। ओके, और इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेरिको के नतीजे उसके बाद अब 408 के लेवल्स के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। वन टाइम लॉस कंपनी की तरफ से आया है 19 करोड़ का। तो इसको अगर आप फैक्टर इन करते हैं तो जो मुनाफे का नंबर है वो 20 करोड़ से और हाई हो जाएगा। तो आप देखिए मुनाफे का नंबर थोड़ा सा अनुमान से बेहतर है और जो आय के नंबर्स हैं वो भी अनुमान से थोड़े से बेहतर हैं। चौथे तिमाही के अपडेट्स भी थोड़े से बेहतर आते हुए दिख रहे थे। 400 ये सपोर्ट लेवल्स फिलहाल मेरिको पर बनते हुए दिख रहे हैं। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं आपको गिरावट मेरिको पर आते हुए नहीं दिखेगी। 406 के लेवल्स पर फिलहाल ये स्टॉक में कामकाज और डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे मेरिको के आंकड़ों पर। लेकिन मानसी हमारे साथ जुड़ी हुई है ये बताने के लिए कि मे सीरीज में क्या अहम ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं। मानसी बताइए, मे सीरीज काफी अहम है, क्या ट्रिगर्स हैं जिन पर वॉच आउट करना चाहिए? एक्शन पैक रहेगी देवांशी। 1 मई से शुरुआत करते हैं। अप्रैल ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यूपी एरेरा जो है फिजिकल हियरिंग ऑप्शन जो है होम बायर्स के लिए, उनकी कंप्लेन्स को फिजिकल हियरिंग का ऑप्शन जो अभी डिजिटल किया था उसे फिर से फिजिकल हियरिंग करना शुरू कर देगी। होम बायर्स की कंप्लेन थी कि कई सारी हियरिंग डिजिटल होने की वजह से उन्हें तकलीफें हो रही है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। सिंगापुर के बाजार बंद रहेंगे 1 मई लेबर डे के चलते। इसके अलावा 2 मई एसीसी अंबुजा सीमेंट के साथ मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट अगले 3 साल के लिए रिन्यू होगा। साथ ही 3 मई के दिन पावर ग्रिड इनविट का आईपीओ बंद होगा। प्राइस बैंड 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट तय की गए हैं। वरुण बेवरेजेस की बोनस इश्यू पर एक बोर्ड बैठक होगी सोमवार 3 मई के दिन। वहीं क्विक हील टेक्नोलॉजीज बायबैक की रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है। जापान के बाजार सोमवार के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर बंद रहेंगे। 4 मई के दिन भी जापान के बाजार ग्रीनरी डे के दिन के मौके पर बंद रहेंगे। वहीं इसी दिन फ्यूचर ग्रुप की स्टे की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। एफएल इंडिया क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पर एक बोर्ड बैठक करेगा। 5 मई के दिन जापान के बाजार चिल्ड्रंस डे के दिन मौके पर बंद रहेंगे। तो 3, 4, 5 जापान के मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। 7 मई के दिन केडीडीएल का राइट्स इश्यू बंद हो जाएगा। 10 मई के दिन आरती ड्रग्स का बायबैक बंद होने वाला है। प्राइस 1000 रुपए प्रति शेयर, साइज इसका 60 करोड़ का है। वहीं 11 मई के दिन एमएससीआई का अर्धवार्षिक रिव्यू होगा, जिसकी एडजस्टमेंट 27 मई को यानी कि एक्सपायरी जब होगी मंथली एक्सपायरी मई सीरीज की तब होती हुई दिखेगी। 12 मई के दिन काफी कुछ है। एसआईएस लिमिटेड का बायबैक इस दिन खुलेगा। मार्च आईआईपी अप्रैल सीपीआई के नंबर्स आएंगे। वहीं अल्काइल अमाइन स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी है ये। 13 मई के दिन ईद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। सिंगापुर के मार्केट में भी इस दिन छुट्टी रहेगी। 14 मई अप्रैल डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे। वहीं 15 मई एनटीपीसी कंपनी ने एनटीईसीएल के प्लांट में डिसैलिनेटेड पानी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया था। इसकी आखिरी तारीख होगी, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भेजने होंगे। 17 मई के दिन पावर ग्रिड इनविट आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 19 मई हांगकांग और साउथ कोरिया के बाजार बंद रहेंगे। 26 मई सिंगापुर के मार्केट्स बंद रहेंगे। वहीं 27 मई सीरीज की एक्सपायरी इस दिन होती हुई दिखेंगी, लेकिन एसआईएस लिमिटेड का बाय भी एक्सपायरी के साथ बंद होता हुआ दिखेगा। ओके, तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं जैसे मानसी ने कहा कि पूरा एक्शन पैक्ड सीरीज ये बनती हुई दिखेगी। लेकिन सबसे पहला ट्रिगर यही था कि इस बार जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे 1 तारीख को, वो कैसे रह सकते हैं ये हम कुशल से जान लेते हैं। कुशल बताइए, क्या कोई पॉजिटिव सरप्राइजेस की उम्मीद की जा रही है इस बार?
देवांशी देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव सरप्राइजेस की तो उम्मीदें नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब हुआ है कोविड के नए मामलों से, वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक डिमांड डैम्पनर बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसी वजह से आपको सभी सेगमेंट्स में मंथ ऑन मंथ आधार पर गिरावट देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है कि वाई आधार पर देखना सही नहीं है, क्योंकि पूरा वॉश आउट महीना था अगर आप पिछले साल के अप्रैल महीने की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेगमेंट्स में थोड़ा सा अच्छा रुझान देखने को मिलेगा, जहां पर आप मारुति देखिए करीब 8% की ही गिरावट की रिपोर्ट करेंगे 1,53,500 यूनिट्स पर। साथ ही M&M की जो कुल ऑटोमोटिव नंबर्स हैं वो 33% की गिरावट आ सकती है उसमें, तो M&M का थोड़ा सा ज्यादा खराब प्रदर्शन जो है हमें मंथ ऑन मंथ आधार पर देखने को मिल सकता है। जहां तक टू व्हीलर्स की बात है, यहां पर बजाज ऑटो जो है रिलेटिवली काफी अगर आप देखें जितने भी और ऑटो टू व्हीलर ऑटो स्पेस की कंपनियां हैं वहां उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम खराब परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। केवल 3% की गिरावट हम अनुमान करके चल रहे हैं यहाँ पर, और 3,21,000 यूनिट्स कंपनी जो है मार्च महीने में बेचने में सफल हो सकती है। वहीं अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर सबसे ज्यादा 22% का फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ आधार पर। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अगर आप आइशर की बात करें और अशोक लेलैंड दोनों की ही इनफैक्ट यहाँ पर 23 से 25% की फॉल है। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर स्पेस में देखें तो M&M यहाँ पर भी 16% की गिरावट अभी हम देखने को मिल रही है, पर देखना होगा कि किस तरह से नंबर्स पैन आउट होते हैं। बट ओवरऑल जो मूड माहौल अप्रैल महीने में बनता हुआ नजर आया है वो ऑटो स्पेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की वजह से इनकी सप्लाई चेन में भी दिक्कतें हैं। तो दोनों ही डिमांड साइड और सप्लाई साइड से हमें अप्रैल महीने में ऑटो सेक्टर के लिए इश्यूज देखने को मिले हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए सप्लाई इश्यूज अभी भी बने हुए हैं, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि कोरोना के चलते जो सेकेंड वेव है उसके चलते मार पड़ती हुई दिखी है। तो इस बार थोड़े से नेगेटिव सरप्राइजेस आते हुए दिखेंगे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव सरप्राइजेस। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नतीजों के बाद हमने देखा था बजाज ऑटो में थोड़े से अच्छे गेट्स थे, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर, इन सब में थोड़ी सी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। रोहित, क्या करना चाहिए? क्या कोई स्टॉक है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं आज ऑटो सेगमेंट में? देवांशी देखिए, बजाज ऑटो ही एक स्टॉक रहेगा जहां पर थोड़े बहुत पॉजिटिव साइन है, बट मैं मेरा एज सच कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट एक पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी जब तक ये स्टॉक जो है 3800 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट 3800 के नीचे हम लोग वापस एक थोड़ा बहुत पैनिक देखेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं ऑटो स्टॉक की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो एज ऑफ नाउ ऑटो पैक को थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर किसी के पास में बजाज ऑटो है तो होल्ड करने की सलाह है। 3800 रुपए का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ वापस प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी 3900 3950 के करीब, बट फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने की सलाह है देवांशी। ओके, फ्रेश लॉन्ग करने की कोई राय फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही है। बजाज ऑटो था जहां पे थोड़े से गेंस थे 3845 के लेवल्स के आसपास, लेकिन आज के दिन हम जिस तरह से बाजार में कामकाज होता हुआ दिख रहा है, सारे स्टॉक्स स्पेशली ऑटो स्टॉक्स इससे पहले या तो एकदम सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं या फिर थोड़े से नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो अवॉइड करने की राय फिलहाल बनती हुई दिख रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स हैं जिस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आज आप देखिए जिस तरह से हम कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, फिलहाल कोई रिकवरी के संकेत हमें बाजार पर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक का इन लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडसइंड बैंक, ये दोनों कंपनीज है जिसके नतीजे आज आते हुए दिखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या अनुमान बन रहा है ये बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज से क्या अनुमान बन रहा है? देखिए, नतीजे थोड़े कमजोर साइड पे रहेंगे। हालांकि ग्रोथ होगी लेकिन मार्जिन के फ्रंट पे कमजोरी रहने वाली है। दरअसल इस कंपनी का जो पेट्रोकेम और रिफाइनिंग का कारोबार है वहाँ पर 15 से 40% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। O2C कारोबार जो है करीब 20 से 25% के 30% के आसपास की बढ़त होने वाली है। लेकिन देखिए, रिफाइनिंग कारोबार में इस कंपनी ने मेंटेनेंस शटडाउन लिया था, उसके कारण मार्जिन पे दबाव रहेगा, और उसी के कारण जो कंपनी का O2C कारोबार है वहाँ मार्जिन पे दबाव होगा। इसके लिए हम मान के चल रहे रेवेन्यूज करीब 25% 25.5% बढ़ेंगे। एबिटा 9%, एबिटा मार्जिन जो है 18.3% से गिर के 15.9% पे आएगा। कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो जियो का कारोबार वहां आरपू में दबाव होने वाला है, ऐसा काफी सारी रिपोर्ट्स कह रही है। 151 से गिर के 140 पे आएगा। इसके अलावा रिटेल कारोबार यहाँ फायदा होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30 से 40% की बढ़ोतरी होने वाली है। डिजिटल कारोबार 30% की बढ़ोतरी। जीआरएम हालांकि इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में नहीं दिए थे,
लेकिन कैलकुलेट करें तो करीब $1 के आसपास की, $1 प्रति बैरल के आसपास की बढ़त हो सकती है। मुनाफा 15,000 करोड़ के आसपास आएगा, जो कि फ्लैट है, यानी कि ग्रोथ रहेगी, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे, ऑपरेशनल फ्रंट पे नतीजे जो है वो थोड़े वीक रहने वाले हैं और जियो प्रदर्शन ठंडा रहेगा। ओके, तो आप देखिए फिलहाल ये अनुमान बनता हुआ दिख रहा है और जो आरपू हैं थोड़े से कमजोर इस बार आते हुए दिखेंगे। बहुत ज्यादा शानदार नतीजों का अनुमान रिलायंस इंडस्ट्री से नहीं है और स्टॉक भी आप देखिए करीब 1% तक की गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। रोहित, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल जिस तरह से स्टॉक में मूवमेंट आते हुए दिख रही थी, थोड़े गेन्स थे, लेकिन आज फिर ठंडा होता हुआ दिख रहा है, क्या करना चाहिए स्टॉक पर? देवांशी देखिए, सपोर्ट्स जो अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो 1990 का काफी अच्छा बेस जो है ऑलरेडी रिलायंस के अंदर बना हुआ है। अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो वहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखेगा और वहां पर किसी को अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 1990 के नीचे आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। 1990 अगर ब्रेक कर जाएगा तो फिर एक बार 1950 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। कोई क्लियर कट चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बट यस 1990 के नीचे आपको काफी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर किसी को सेल करके चलना है रिलायंस तो 1990 का लेवल्स को वॉच कीजिए, उसके नीचे फ्रेश शॉर्ट्स आप करके चल सकते हैं 1950 के स्टॉप लॉस टारगेट तक। 1950 तक ये स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे थोड़े से भी कमजोर आते हैं तो हम देखेंगे 2000 के लेवल्स के नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज फिसलता हुआ दिखेगा। नीचे करीब 50 अंकों की जो गिरावट है वो आपको दिख सकती है। चलिए रोहित, आगे बढ़ने से पहले बताइए आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, क्या कुछ खरीदारी की राय होगी या कुछ बेचने की राय होगी? देवांशी, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा हेवी लग रहा है, बट कहना कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बढ़िया है तो खरीदारी करने की सलाह है। पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान ऑयल। यहाँ पर काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले हम लोग को 103 के ऊपर, करीब करीब वहीं पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 98 का और मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से 115 रुपए तक के टाइम लोग पहला पिक रहेगा। पिक जो रहेगा एमजीएल के अंदर एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है 1020 के ऊपर, 1120 के ऊपर। मुझे लग रहा है कि एमजीएल के अंदर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 1100 का रहेगा और ऊपर की तरफ अगर करंट लेवल्स अगर होल्ड कर जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 1200 रुपए तक का मुंह हम लोग को एमजीएल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एमजीएल और हिंदुस्तान ऑयल, ये दो स्टॉक पर आपको नजर रखते चलिए। ओके, तो आप देखिए ये स्टॉक से आज के दिन में हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस स्टॉक से जहां पे आज एक्शन बनता हुआ दिख रहा है भरपूर। एमजीएल स्टॉक है जहां पे आपको पॉजिटिव राय आज की ट्रेडिंग सेशन में मिलती हुई दिख रही है। ऑलरेडी 1130 के लेवल्स के आसपास तक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आखिरी 1 घंटे में भी अच्छी तेजी ये सारे स्टॉक्स पर आते हुए दिखी, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से अब काफी प्रेशर दिखा रहा है। करीब 750 अंक की गिरावट निफ्टी बैंक पर है और निफ्टी 165 पॉइंट्स की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ। मेरिको पर एक बार क्विकली नजर कर लेते हैं क्योंकि आप देखिए जो वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर है वो 25% पे आता हुआ दिखा है, लेकिन स्टॉक एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ 408 के लेवल्स पर। रोहित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेके आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।